नमस्कार, आप देख रहे हैं रीवा दर्शन। मैं हूं उपेंद्र द्विवेदी। आइए जानते हैं क्या है आज की प्रमुख खबरें। नगर निगम सहित रजिस्ट्रार ऑफिस में तैनात कर्मचारी पाए गए कोरोना पॉजिटिव। अन्य कर्मचारियों समेत लोगों में दहशत। शासकीय उचित मूल्य की दुकानों पर आधार फीडिंग का काम धीमा। फीडिंग का काम तेज कराए जाने खाद्य अधिकारी ने कसी कमर। नगर निगम में जारी आरक्षण प्रक्रिया को लेकर कांग्रेस नेता व निवर्तमान पार्षद ने उठाए कई सवाल। और कलेक्ट्रेट भवन का गिरा प्लास्टर, बाल बाल बचे डीएफओ व वहां तैनात सैनिक। इन खबरों को आगे हम विस्तार से देखते हैं। नगर निगम का कर्मचारी निकला कोरोना पॉजिटिव। कार्यालय में मचा हड़कंप। नगर निगम कार्यालय में पदस्थ कंप्यूटर अकाउंटेंट के कोरोना पॉजिटिव पाए जाने के कारण कर्मचारियों में दहशत का माहौल है। वहीं कर्मचारियों ने कार्यालय भी बंद किए जाने की मांग की है। निगम कमिश्नर ने कहा कि प्रोटोकॉल के मुताबिक व्यवस्था बनाई जा रही है। कोरोना संक्रमित मिलने के बाद जिला प्रशासन व स्वास्थ्य विभाग की टीम जांच पड़ताल कर रही है तथा कार्यालय को भी सैनिटाइज कराया जा रहा है। नगर पालिक निगम कार्यालय के पेंशन शाखा में पदस्थ कंप्यूटर ऑपरेटर कोरोना पॉजिटिव पाया गया है। कोरोना पॉजिटिव मरीज के संपर्क में नगर निगम के कई कर्मचारी भी संपर्क में आए हैं, जिनका कार्यालय में कोरोना पॉजिटिव कर्मचारियों की रिपोर्ट आने के बाद अन्य कर्मचारियों में दहशत का माहौल है। वहीं कर्मचारियों ने मांग की है कि नगर निगम कार्यालय में 14 दिन का अवकाश किया जाए। नहीं, एक्चुअली ऐसे यहाँ कोई व्यवस्था नहीं थी और इसी समय आपका पथ विक्रेता और ये ठेला वाला भी आ गया था और इसी समय एक वो आपका आधार कार्ड लिंक वाला भी जुड़ गया था, जिसका इतनी ज़्यादा भीड़ हो गई थी जिस कारण से हमारे कर्मचारी संक्रमित हुए हैं। और आज हमारी जो जैसे ही सूचना मिली कर्मचारी संक्रमित हो गए तो कोई कर्मचारी आज ऑफिस के अंदर जाने के लिए तैयार ही नहीं है। कहता है कि भाई पूरा ऑफिस सैनिटाइज हो और पहले तो 14 दिन के लिए तो ऑफिस बंद होना चाहिए। प्रयास किया गया है पर चूँकि भीड़ ज़्यादा होती थी और आम पब्लिक आती थी, कर्मचारी तो मास्क लगा कर रखे थे। कर्मचारी अपना स्वयं का सैनिटाइजर भी रखते थे। कार्यालय गेट में भी सैनिटाइजर रहता था कि लोग आके हाथ साफ कर ले। लेकिन जो आम पब्लिक आई है उसके कारण ये स्थिति बनी है, जिस कारण आज ये और डिस्टेंसिंग नहीं हो पाई है। और डिस्टेंसिंग होना बहुत अति आवश्यक है। इसमें तो 3 फीट का अंतर होना चाहिए और जिसका पालन नहीं हो पाया है, इस कारण से स्थिति निर्मित हुई है। और हमारी तो ये मांग है आयुक्त महोदय से, जिला प्रशासन से, कि इस कार्यालय हमारे और जोन कार्यालय हैं जहां कोरोना संदिग्ध लोग नहीं पाए गए हैं, उन कार्यालयों से अगला काम चलाते रहे, पर मेन ऑफिस को 14 दिन के लिए बंद ही करना चाहिए। राजेश चतुर्वेदी, हम हैं ड्राफ्टमैन हैं। इधर कर्मचारी की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आने के बाद जिला प्रशासन व स्वास्थ्य विभाग की टीम नगर निगम कार्यालय पहुंची और कोरोना मरीज के संपर्क में आए लोगों की जांच पड़ताल की जा रही है तथा फिलहाल कार्यालय में बाहर से आने जाने वाले लोगों को प्रतिबंधित कर दिया गया है। इस बात को लेकर निगम कमिश्नर मृणाल मीणा से बात की गई तो उन्होंने कहा कि प्रोटोकॉल के मुताबिक सभी व्यवस्थाएं बनाई जा रही हैं। कार्यालय को भी सैनिटाइज कराया गया है। उसमें जो भी निर्धारित प्रोटोकॉल है उसका पालन यहाँ पे करवाया जाएगा। उनके जितने भी कॉन्टैक्ट्स हैं उसकी RRT अभी ट्रेसिंग कर रही है। सबको घर भेज दिया गया है और सब घर पे ही क्वारंटाइन करेंगे और पूरे निगम भवन को अभी सैनिटाइज भी कराया जाएगा और जो भी प्रोटोकॉल है उसका पालन करके कर्मचारियों की सुरक्षा देखते हुए करेंगे। सैनिटाइजेशन का कार्य चल ही रहा है तो जो भी व्यवस्था है उनकी सुरक्षा के संबंध में सब रजिस्ट्रार भी पाए गए कोरोना पॉजिटिव। जिस तरह से लगातार कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है वह बड़ी ही चिंता का विषय है। अभी तक कोरोना संक्रमण बाहर से आए प्रवासियों में ज़्यादातर पाया जाता था, परंतु इन दिनों जिला प्रशासन के कई कार्यालयों तक कोरोना पहुंच चुका है। इस कड़ी में मेडिकल कॉलेज, संजय गांधी अस्पताल समेत MRI सेंटर भी शामिल है जहाँ कोरोना मरीज पाए गए हैं। इसके अलावा रजिस्ट्रार कार्यालय, नगर निगम समेत अन्य कई स्थान शामिल हैं जहां कोरोना संक्रमित मरीज पाए गए हैं। इस बात से जिले भर में हड़कंप मचा हुआ है। वहीं MRI सेंटर समेत अन्य संस्थानों को फिलहाल बंद कर दिया गया है। इससे आम लोगों को भी कई समस्याओं का सामना करना पड़ता है। सर, ये विंध्य का एकमात्र MRI सेंटर अभी यहाँ खुला हुआ है जो इस समय बंद है। इसमें हमारे यहाँ के एक कर्मचारी की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है करीब 22 तारीख को और जैसे ही पॉजिटिव रिपोर्ट आई तो हम लोगों ने सेंटर को बंद कर दिया।
अब मरीजों की जांच, मरीजों के जान के साथ खिलवाड़ तो नहीं किया जा सकता, ना ही यहाँ के एम्प्लाई के साथ। तो यहाँ का सारा लोगों का कोरोना टेस्ट लिया जा चुका है और जब तक कोरोना टेस्ट की रिपोर्ट नहीं आती है तब तक हमारा सेंटर पूरी तरह से सील रहेगा। हमारे सारे कर्मचारी क्वारंटाइन में अंदर हैं और गेट का ताला इसीलिए बंद करा दिया गया है और चिकित्सालय में, मेडिकल कॉलेज में सूचना दे दी गई है। इसकी कोई वैकल्पिक व्यवस्था नहीं है क्योंकि एकमात्र सेंटर ये रीवा, सतना, सीधी, शहडोल के बीच में है, संभागीय है और इसके बाद अगला सेंटर नियरेस्ट जबलपुर है। देखिए, प्रशासन की ये व्यवस्था है कि प्रशासन हम लोगों की जो जांच रिपोर्ट है, अभी तक में अगर हम बात करें तो जिले भर में कोरोना मरीजों की संख्या 163 हो चुकी है, जिसमें 78 केस अभी एक्टिव हैं, जिनका इलाज किया जा रहा है। साथ ही संक्रमित मरीजों के संपर्क में आए लोगों की कॉन्टैक्ट हिस्ट्री निकालकर जांच कराई जा रही है। जिले भर में बढ़ रहे कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या समेत अन्य व्यवस्थाओं को लेकर स्वास्थ्य विभाग के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर RS पांडे से बात की गई तो इन्होंने 24 घंटे के भीतर कोरोना की स्थिति को लेकर विस्तार से जानकारी दी। ये बात सही है कि लगातार कोरोना के मरीज बढ़ते चले जा रहे हैं और ये रीवा भर में नहीं, पूरे प्रदेश और देश में भी लगातार संख्या बढ़ती जा रही है और इसका पहले से भी एक तरह से प्रोजेक्शन था कि जून जुलाई में केसेस बढ़ सकते हैं और उसी का परिणाम है कि कुछ यहाँ पर केसेस की संख्या ज़्यादा बढ़ी है। अभी तक हमारा पेरीफेरल में हनुमाना में ही केसेस थे, कुछ केसेस जवाई और त्योथर में पाए गए थे, लेकिन अभी वर्तमान में 1-2 रोज से रीवा के शहर में भी केसेस की संख्या लगभग डेली के कुछ न कुछ संख्या आ रही है। अभी पिछले 24 घंटे में यहाँ पर लगभग 8 केस रीवा अर्बन में, मतलब 7 केस रीवा अर्बन के हैं और एक हमारा जवा ब्लॉक का कोनी गांव से एक पेशेंट पॉजिटिव पाया गया। इसमें से एक गर्भवती महिला पहले से संजय गांधी भर्ती थी, जिसकी रिपोर्ट कल सुबह आई थी, वो पॉजिटिव पाई गई थी, गोगर मोहल्ले की निवासी हैं। दूसरा एक कंप्यूटर ऑपरेटर पर्सन थे जो पेंशन शाखा नगर निगम में काम करते थे, उनकी रिपोर्ट कल पॉजिटिव आई है। एक हमारे बुजुर्ग महिला हैं जिनकी जो संजय गांधी में भर्ती थी, जिनको सारी मतलब सांस की तकलीफ थी और वो भर्ती हुई हैं, वो निबनिया मोहल्ले की बताई जाती है जो रीवा से लगा हुआ है। एक हमारे खुटेही से एक मरीज फिर से पॉजिटिव आया है। इसके पहले वहाँ तो जो केसेस पॉजिटिव आ चुके 8 केस के पहले से पॉजिटिव आ गए। उसी मोहल्ले से लगा हुआ एक दूसरा मोहल्ला, वहाँ से एक 47 साल के व्यक्ति पॉजिटिव आए हैं। एक हमारे PG छात्रा फर्स्ट ईयर की सर्जरी विभाग की छात्रा पॉजिटिव आई है, तो वो भी हमारे उसमें है। एक हमारे 9th बटालियन के कमांड मतलब सैनिक एक उसमें आ गए हैं, पॉजिटिव आए हैं। उसके पहले वहाँ पर एक डिप्टी कमांडेंट भी पॉजिटिव आए थे, संभवतः उन्हीं के उससे ये मतलब संपर्क हुआ है। हालांकि बताए अनुसार वो 10-15 दिन पहले का है, लेकिन हो सकता है कि याद न रहा हो और संपर्क बीच में हो, इसके कारण वो पॉजिटिव आ गए। एक हमारे कोनी गांव है जो उसकी जवा ब्लॉक का, वहाँ से भी केस पॉजिटिव। इस तरह टोटल कुल 8 केस। एक्चुअली ये जो फिगर है हमारा कल सुबह 8 बजे से लेकर के आज सुबह 8 बजे तक का है और अभी तक तो कोई ऐसी हमारे पास रिपोर्ट नहीं आई है कि कोई पॉजिटिव आया है। केसेस बढ़ रहे हैं, निश्चित तौर पर चिंता का विषय है। हम और पूरा प्रशासन इसमें लगातार कोशिश कर रहा है कि इनकी कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग हो जाए। जो व्यक्ति उपचार लायक है उसको अस्पतालों में या कोविड हॉस्पिटल भर्ती कर लिया जाए, बाकी लोगों को क्वारंटाइन सेंटर में रखा जाए और यदि कुछ ज़रूरत पड़ती है तो होम क्वारंटाइन की भी शासन के निर्देश है, तो वहाँ घर में भी उनको होम आइसोलेशन में रखने की व्यवस्था की जाएगी यदि घर में व्यवस्था पाई जाएगी परीक्षण के उपरांत। तो जैसा कि कई कार्यालयों में जो कोरोना के मरीज पाए गए हैं, उन कार्यालयों को लेके उनको सील कर दें या बंद कर दें, कैसी कुछ व्यवस्था? एक्चुअली कार्यालय का तात्कालिक रूप से तो काम बंद करना ही पड़ता है। इसके बाद उसको सैनिटाइजेशन किया जाता है, उसके बाद उसका कम से कम 4-5 दिन के लिए उसको बंद करना चाहिए। यदि कोई नया स्टाफ नहीं है, दूसरा स्टाफ जो बाहर था, यदि कोई ऐसा स्टाफ है तो उसको लिया जा सकता है 24 घंटे के बाद। लेकिन यदि वही स्टाफ काम करना है तो उसके लिए हमको संपर्क के 2 दिन पहले से लेकर लगभग 5-6 दिन का टोटल अंतर रखना पड़ता है। संपर्क हुआ और परीक्षण में यदि रिपोर्ट निगेटिव आती है
तो फिर उनको दोबारा काम पे लगाया जा सकता है। जब तक अभी आपने बताया कई कार्यालय नगर निगम और आपका रजिस्ट्रार ऑफिस में हाँ भी, तो सही है कि दोनों जगह में इस तरह की घटना हुई है। तो एक तो रजिस्ट्रार कार्यालय वाले तो सत्ता चले गए, वहाँ पर उनका टेस्ट हुआ है, और नगर निगम कार्यालय का टेस्ट तो यहीं से हुआ था और उनका पॉजिटिव आया। नगर निगम कार्यालय में भी टीम भेजी गई है और टीम जा कर के वहाँ पर RRT और SDM मिल कर के जो भी निर्णय लेंगे कि कैसे क्या बंद करना है, गाइडलाइन के अनुसार उसका पालन किया जाएगा। शासकीय उचित मूल्य की दुकानों पर आधार फीडिंग में हो रही हीला हवाली। रीवा कलेक्टर डॉक्टर इलैया राजा टी ने निर्देश जारी किया था कि शासकीय उचित मूल्य की दुकानों में हितग्राहियों को शासन की योजनाओं का लाभ दिलाने खाद्य विभाग द्वारा तत्काल आधार फीडिंग का कार्य कराया जाए, परंतु इस दिशा में उस गति से काम नहीं हो पाया जैसा होना चाहिए। इस दिशा में एक बार फिर से खाद्य अधिकारी द्वारा संबंधित व्यक्तियों को इस कार्य में तेजी लाने के निर्देश दिए गए हैं। खाद्य अधिकारी राजेंद्र सिंह ठाकुर से जब इस संबंध में बात की गई तो उन्होंने बताया कि इस कार्य के लिए खाद्य विभाग के अलावा पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग को भी आधार फीडिंग का जिम्मा सौंपा गया है, लेकिन लक्ष्य के अनुरूप अभी तक कार्य नहीं हो पाया है, जिसको देखते हुए जिम्मेदार अधिकारियों कर्मचारियों को निर्देशित किया गया है कि जल्द से जल्द आधार फीडिंग का कार्य पूरा कराया जाए, जिससे हितग्राही खाद्यान्न लेने से वंचित न हो पाएं। इसके साथ ही लोगों से भी अपील की गई है कि शहर में नगर निगम तथा गांवों में ग्राम पंचायत सचिव व GRS के साथ साथ उचित मूल्य की दुकान में PSO मशीन में अपने आधार तत्काल फीड करा लें, वरना शासकीय दुकानों में आगे राशन नहीं मिल पाएगा। इस संबंध में खाद्य अधिकारी श्री ठाकुर ने विस्तार से जानकारी दी। ये सही बात है कि आधार सीडिंग भी अभी करना है और खाद्यान्न का वितरण का काम भी अभी ही होना है। सरकार ने 31 जुलाई तक आधार सीडिंग के निर्देश भी दिए हैं और राशन वितरण का काम भी सभी उपभोक्ताओं को अभी ही होना है। ये दोनों काम एक साथ हो जाने के कारण में थोड़ा सा स्थिति वितरण में आपको ज़रूर अव्यवस्थित सी परिलक्षित हो रही होगी, लेकिन शासकीय निर्देश हैं, काम तो दोनों ही होने हैं। आधार सीडिंग सभी उपभोक्ताओं के आवश्यक हैं। आधार सीडिंग अगर नहीं होंगे तो आगामी महीनों में इनको खाद्यान्न नहीं मिलेगा। अतः हर उपभोक्ता को चाहिए कि वो अपना आधार फीड करा ले। विक्रेता हर उपभोक्ता को राशन देते भी जा रहे हैं, ताकीद भी करते जा रहे हैं, अतिरिक्त समय निकाल करके आधार फीडिंग के लिए काम भी कर रहे हैं। हमारे जिला कलेक्टर ने इस संदर्भ में समस्त राशन दुकानदारों के अलावा पंचायत स्तर पर जितने भी पंचायत सचिव हैं, रोजगार सहायक हैं और शहरी क्षेत्रों में वार्ड प्रभारी हैं, सबको निर्देशित कर दिया था कि ये आधार वितरण का काम राशन वितरण के साथ साथ कराएंगे। उसी निर्देश के परिप्रेक्ष्य में ये काम शुरू हो गया है। गति धीमी जरूर है, लेकिन इस काम को पूरी तरह करना होगा। पॉइंट ऑफ सेल मशीन जिससे राशन बांटते हैं, उसी में लोगों के आधार फीड होने हैं। अगर जो बच्चे हैं जो 10 साल से कम उम्र के हैं उनके आधार फीड नहीं हो पा रहे हैं, या बड़े बुजुर्ग जो हैं 60 साल से ज़्यादा उम्र के उनके आधार फीड नहीं हो पा रहे हैं, तो ऐसे के लिए व्यवस्था ये बनाई गई है कि वो पंचायत या नगर निगम नगर पालिका के राशन कार्ड का जो समग्र आईडी है, उस समग्र आईडी में वो अपना आधार दर्ज करेंगे। यानी कि पंचायत स्तर पर पंचायत का रोजगार सहायक, पंचायत सचिव उन 10 साल से कम उम्र के बच्चों का या बड़े बुजुर्गों का जिनके अंगूठे फीड नहीं हो पा रहे हैं पॉइंट ऑफ सेल मशीन में, वो समग्र आईडी में उनके आधार दर्ज करेगा और NIC इन आधार को बाद में कैप्चर कर लेगा। इस प्रकार आधार का टारगेट जिले में पूरा कराना होगा। तेजी लाने के लिए सभी को निश्चित किया गया है। आज कलेक्टर साहब खुद भी विक्रेताओं से सीधे रूबरू बात कर रहे हैं और उनकी अड़चन परेशानियां जो भी हैं उनको निराकरण करने के लिए प्रयास कर भी रहे हैं। इधर सहकारिता विभाग को भी इस काम में लगा दिया गया है। सहकारिता विभाग के जितने भी मैदानी अमले के कर्मचारी हैं, समिति प्रबंधक हैं, इन सबको इस काम में जोड़ा गया है। इसके अलावा CO जिला पंचायत के द्वारा भी समस्त रोजगार सहायक और उनके पंचायत की जितनी टीम है उन सबको आधार सीडिंग के काम में लगा दिया गया है। मेरा विश्वास है कि सबके सम्मिलित प्रयास से हम तेज़ी से इस काम को पूरा करेंगे। नगर निगम में कराई जा रही आरक्षण प्रक्रिया को लेकर कांग्रेस नेता व निवर्तमान पार्षद ने उठाए कई सवाल। रीवा नगर पालिक निगम अंतर्गत 45 वार्ड हैं, जहां इन दिनों आरक्षण प्रक्रिया का कार्य किया जा रहा है, लेकिन आरक्षण प्रक्रिया को लेकर सवाल उठने लगे हैं। कांग्रेस नेता विनोद शर्मा ने कहा है कि जो आरक्षण की प्रक्रिया कराई जा रही है वह विधि संगत नहीं है। सन 1994 में जो व्यवस्था बनाई गई थी वही व्यवस्था आज भी जारी है। किसी वार्ड में 3000 से भी कम संख्या है तो कहीं कहीं 6 से 10,000 की संख्या है।
इसके अलावा नगर निगम एक्ट के मुताबिक 2 वार्डों के बीच का वेरिएशन 15% से अधिक नहीं होना चाहिए, परंतु यहाँ 100%, 200% एवं 400% से भी अधिक है, जबकि इसमें एकरूपता होनी चाहिए। साथ ही उन्होंने आरोप लगाया कि वोटर लिस्ट की काट-छांट में भी भाजपा के इशारे पर काम किया जा रहा है, जिसमें कांग्रेस के लोगों का नाम काटा जा रहा है तथा भाजपा के लोगों का नाम विधिवत जोड़ा जाता है। अभी पेपर के माध्यम से पता चला है कि आगामी दिनों में नगर पालिक निगम और जो नगर परिषद हैं उनके आरक्षण की प्रक्रिया शुरू होने वाली है। आरक्षण की प्रक्रिया तो होनी ही चाहिए, बहुत दिनों से नगरीय निकाय में चुनाव नहीं हुए और यहाँ पे जहाँ पे जनप्रतिनिधि होने चाहिए वहाँ पे शासक बैठाए गए हैं। सवाल ये है कि जो आरक्षण की प्रक्रिया हो रही है वो विधि पूर्वक है, विधि संगत है कि नहीं है, ये एक बड़ा गंभीर सवाल है। मैंने पूर्व में भी जब हमारी कांग्रेस पार्टी की ही सरकार थी तभी हमने एक पत्र रीवा कलेक्टर को उस समय भी दिया था कि जो रीवा नगर पालिक निगम रीवा है, यहाँ 45 ठो वार्ड हैं, ये वार्डों की संरचना विधि संगत नहीं है। पहले जब नगर पालिक निगम रीवा का गठन हुआ तो आनन फानन में उस समय वार्डों की संरचना बना दी गई और जो 1994 की संरचना उस समय बनाई गई वो आज भी उसी तरह उसी ढर्रे में चली आ रही है। उसका मतलब ये है कि कुछ ऐसे वार्ड हैं जहाँ की जनसंख्या हमारी 3000 से कम है और कुछ ऐसे वार्ड हैं जिनकी जनसंख्या हमारी 6000 7000 से ज़्यादा है, कहीं कहीं 9-10 हज़ार भी है। हमारा नगर पालिक निगम रीवा का जो एक्ट है, चूँकि चुनाव भी होंगे उस एक्ट के अंतर्गत होंगे। एक्ट ये कहता है कि किसी भी 2 वार्डों का वेरिएशन 15% से ज़्यादा नहीं हो सकता। तो यहाँ तो सीधा सीधा 100%, 200%, 400% का अंतर है। कुछ ऐसे वार्ड हैं जहाँ पे पोलिंग संख्या केवल 2 या 3 रहती हैं, कुछ ऐसे वार्ड हैं जहाँ पे पोलिंग संख्या 6, 7, 8 रहती हैं। तो इस प्रकार पहले इनको निर्धारण कर लेना चाहिए कि एक रूपता हो, समरूपता हो। वो हम दोबारा भी उनसे मिलेंगे और इसकी बात करेंगे। साथ ही नगर पालिक निगम रीवा के विभिन्न वार्डों में वोटर लिस्ट की जो कटाई छटाई हो रही है वह भाजपा के इशारों से हो रही है। भारतीय जनता पार्टी के लोग अपने लोगों के नाम जुड़वा रहे हैं और कांग्रेस के चिन्हित मतदाताओं के नाम काटे जा रहे हैं। ये भी मैं आपके माध्यम से सवाल उठा रहा हूँ। जी बिल्कुल, तो सही बात है, परिसीमन होना चाहिए। 20-25 वर्षों से नगर पालिक निगम रीवा ज्यों का त्यों पड़ा है, जैसी संरचना थी वैसी ही रह गई। मुझे जो पता चला है तब पूर्व सरकार जो हमारी कमलनाथ जी की सरकार थी तब यहाँ से एक प्रस्ताव भेजा गया था, उसको शिवराज सिंह जी की सरकार, वर्तमान सरकार ने एक्सेप्ट नहीं किया और अभी पता चला कि वही आरक्षण प्रक्रिया होगी और सब सारी चीज़ें। निश्चित तौर पे उसका सबका स्वागत है, पर उसके पहले विधि संगत रीवा कलेक्टर चूँकि जिला निर्वाचन अधिकारी भी हैं, उनको ये खुद चाहिए कि यह देख लें कि ऐसे कौन से वार्ड हैं जिनकी जनसंख्या 3000 से कम है, ऐसे कितने वार्ड हैं जिनकी जनसंख्या 7000 8000 से ज़्यादा है, ऐसे कितने वार्ड हैं जिनके मतदान केंद्र कम है। तो एक रूप कर लें, समरूप कर लें, उसके बाद आरक्षण प्रक्रिया अपनाएं, उसका स्वागत होगा और चुनाव निष्पक्ष प्रणाली से हो। और बीएलओ को खास तौर पे ध्यान दें कि समरूपता बरतें, नियम सबके लिए बराबर रखें। ऐसा हमारा आपसे माध्यम से निवेदन। कलेक्ट्रेट भवन का गिरा प्लास्टर, वन विभाग के डीएफओ समेत वहां तैनात सैनिक बाल बाल बचे। रीवा शहर में जो निर्माण कार्य कराए जा रहे हैं उसमें कितनी गुणवत्ता है, इस बात का अंदाज़ा इसी घटनाक्रम से लगाया जा सकता है। हाल ही में बनाए गए कलेक्ट्रेट भवन में जहां कई दरारें आ गई हैं, वहीं कलेक्ट्रेट भवन का प्लास्टर भी टूटकर गिरने लगा है। यह घटना है गुरुवार की, जब कलेक्ट्रेट भवन के पीछे वाले गेट के ऊपर का प्लास्टर भरभरा कर नीचे गिर गया। संयोग अच्छा था कि इस घटना से कोई हताहत नहीं हुआ। चूँकि घटना पीछे के गेट की है इसलिए यहाँ से कम लोग निकलते हैं, वरना बड़ा हादसा भी हो सकता था। हालांकि जिस समय कलेक्ट्रेट भवन का प्लास्टर भरभरा कर गिरा उसी समय वन विभाग के डीएफओ समेत कलेक्ट्रेट की सुरक्षा में तैनात एक सैनिक वहां से गुजर रहे थे, तभी प्लास्टर गिरा और सैनिक को हल्की फुल्की चोटें भी आई हैं। इस बात की जानकारी सैनिक द्वारा अपर कलेक्टर इला तिवारी को दी गई, जिसके बाद मौके पर निर्माण एजेंसी समदड़िया बिल्डर्स के जिम्मेदार समेत पीडब्ल्यूडी के अधिकारी पहुंचे और उस स्थल का जायजा लिया जहां का प्लास्टर गिरा है। आपको बता दें कि कलेक्ट्रेट की गुणवत्ता पर पहले से भी सवाल उठते रहे हैं। साथ ही वर्तमान कलेक्टर द्वारा भी इस संबंध में निर्माण एजेंसी समेत पीडब्ल्यूडी को फटकार भी लगाई गई थी। बावजूद इसके इस दिशा में कोई खास प्रयास नहीं किया गया।
ऐसे में सवाल यह उठ रहे हैं कि जब जिले के मुखिया के कार्यालय में ऐसी अव्यवस्थाएं सामने आ रही हैं तो अन्य जगहों का तो भगवान ही मालिक है कि कितनी गुणवत्ता से निर्माण कार्य कराए जाते होंगे। बोला उसी समय इसका प्लास्टर गिरा और वो प्लास्टर गिरा मेरे हाथ में लगा। इसके बाद और किसी को नहीं लगा, मेरे ही हाथ में लगा। इसके बाद मैं उसको एडीएम मैडम को जा कर के बताया हूँ कि इसका प्लास्टर गिर रहा है। अब आगे एडीएम मैडम कहाँ कहाँ किसको बताई हैं, वो फ़ोन किए हैं तो 2-4 जन आए हैं इसको देखने के लिए, और समदरिया के भी एक आध आदमी आए हैं और पीडब्ल्यूडी के अधिकारी आए हैं देखने के लिए। और इसके छपनाई इधर कभी गिरने वाला है, इस चैनल का भी ये दर्रा गया है, ये भी किसी दिन गिर सकता है। नहीं, प्रभावित हमारे हाथ में ही लगा है, हाथ में ही। क्यों डेफो साहब आ रहे थे, मैं चैनल पकड़ा था उस समय, खोल ही रहा था। जैसे मैं खोल रहा था तैसे मेरे हाथ में गिरा, और किसी के ऊपर नहीं लगा है। इस संबंध में कई वरिष्ठ अधिकारियों से भी बात करने का प्रयास किया गया, लेकिन इस संबंध में कोई कुछ बोलने से बचते नजर आए। कांग्रेस नेता सिद्धार्थ तिवारी ने आईजी को सौंपा ज्ञापन, कानून व्यवस्था पर उठाए कई सवाल। बुधवार को कांग्रेस नेता सिद्धार्थ तिवारी आईजी कार्यालय पहुंचकर आईजी चंचल शेखर को ज्ञापन सौंपा और कहा कि भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ने पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं के ऊपर दबाव बनाने की दिशा में भाजपा सांसद व विधायकों के दबाव में रीवा पुलिस गलत तरीके से प्रकरण दर्ज कर रही है, जो लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए पूरी तरह से गलत है और यह कानून व्यवस्था के लिए भी घातक है। ज्ञापन सौंपते हुए कांग्रेस नेता श्री तिवारी ने मांग की है कि राजनीतिक द्वेष भावना से की गई कार्यवाही को अविलंब निरस्त किया जाए। इसके अलावा यह भी मांग की गई है कि भाजपा नेताओं के दबाव में आकर कार्यवाही करने वाले पुलिस अधिकारियों पर भी कार्यवाही की जाए। देखिए, जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई, एक अजीब सा अराजक माहौल बन गया। रीवा ज़िले में, ये पूरे प्रदेश में भी देखा गया है, हमारे नेता आदरणीय कमलनाथ जी ने इसमें आवाज़ भी उठाई है। पूरे रीवा ज़िले में भारतीय जनता पार्टी के 8 विधायक और सांसद मिलकर के कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के ऊपर किसी विधानसभा में बिल्डर के दबाव में, किसी विधानसभा में रोड के ठेकेदार के दबाव में, किसी विधानसभा में शराब के ठेकेदार के दबाव में, किसी विधानसभा में पंचायत के और ज़िला पंचायत के भ्रष्टाचारी ठेकेदार और कर्मचारियों के दबाव में कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के ऊपर फर्जी मुकदमे लगवा रहे हैं। इसी तरह का 2-4 मुकदमे को उदाहरण में लेकर के आया था और मुझे आश्वासन मिला है कि वो मुकदमे हटेंगे, लेकिन ये ट्रेंड बन गया पूरे ज़िले में। 8 विधायक और सांसद कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को घेर रहे हैं और उनसे बदला लेने की कोशिश कर रहे हैं। पूरे ज़िले में ये हो रहा है। एक बड़ा सा और मैं आपको बता दूं कि कानून व्यवस्था की क्या हालत हो गई भारतीय जनता पार्टी। आज का मैं आपको 2 दिन पहले का बता रहा हूँ और आज की उसकी हालत बता रहा हूँ। एक सोनी लड़का है हनुमाना में, कोई मोबाइल चोरी का कोई प्रकरण रहा होगा, पुलिस उसको उठा करके ले जाती है और इतना मारती है कि आज वो लड़का मरणासन है। ईश्वर ना करे कहीं उसको कुछ हो जाए तो उसके परिवार वालों के ऊपर क्या गुजरेगा। क्या ये किस तरह का राज चल रहा है? क्या ये गुंडा राज चल रहा है कि आप कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के ऊपर या जो भी भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज़ उठाए उसके खिलाफ आप कोई भी मुकदमा दर्ज कर दीजिए, थाने में बंद कर दीजिए, पिटाई चालू कर दीजिए? मैं ये बोल देना चाहता हूँ शिवराज सिंह चौहान जी को और भारतीय जनता पार्टी को कि मैंने और कांग्रेस के एक कार्यकर्ता ने चूड़ी नहीं पहनी हुई है। हम सड़क पे उतरेंगे और चाहे इसके लिए हमें जेल जाना पड़े, अपना सर फुड़वाना पड़े, लेकिन प्रजातंत्र की इस लड़ाई को हम जीत कर ही रहेंगे। अब बोला है आईजी साहब ने कि हम इस पे कार्यवाही करेंगे। उन्होंने बातचीत सकारात्मक हुई है, कार्यवाही करेंगे, एसपी से बात करेंगे। जैसे हमारे एक जिला पंचायत सदस्य हैं अशोक सिंह जी, इनके ऊपर फर्जी लग गया प्रकरण, उस पर भी उन्होंने बोला है कि मैं इस पर कार्यवाही करूँगा और मैं आशा करता हूं कि इस पर कुछ ना कुछ कार्रवाई होगी और ये जो गुंडा राज मचा के रखा है बीजेपी के विधायक और सांसद ने, इस पे रोक होगी। महिला को सोते समय जहरीले सांप ने डसा, महिला की हुई मौत। अंधविश्वास के चलते लोगों ने महिला को अस्पताल भेजने से मना कर दिया, वहीं मौके पर पहुंची एम्बुलेंस को भी वापस लौटा दिया गया। लोगों ने जहरीले सांप को भी पकड़ रखा था और मृत महिला को झाड़ फूंक कर जिंदा करने का प्रयास कर रहे थे। आखिरकार अंत में निराशा ही हाथ लगी।
अगर समय रहते महिला को अस्पताल ले जाया जाता तो हो सकता है महिला की मौत से उसे बचाया जा सकता था। एक तरफ जहां विज्ञान ने इतनी तरक्की कर ली है, वहीं दूसरी तरफ हम 21वीं सदी में जी रहे हैं। बावजूद इसके आज भी हमारा समाज अंधविश्वास के साए में जी रहा है। यह मामला रीवा शहर का है, जहां बीती रात घर में सो रही एक महिला को जहरीले सांप ने डस लिया। सांप के डसने के बाद महिला की सांप के जहर के चलते मौत हो गई। महिला को अस्पताल ले जाने की बजाय परिजन झाड़ फूंक कर महिला को बचाने और जिंदा करने में जुटे रहे। वहीं मौके पर एम्बुलेंस भी पहुंची, लेकिन झाड़ फूंक कर महिला को जिंदा कर लेने की जिद ने एम्बुलेंस को वापस लौटा दिया। और इधर झाड़ फूंक करने वाले लोग घंटों मशक्कत कर महिला को जिंदा करने की बातें करते रहे। वहीं जिस जहरीले सर्प ने महिला को काटा था, उसे भी लोगों ने पकड़ रखा था। यह घटना सिविल लाइन थाना क्षेत्र स्थित एजी कॉलेज के समीप की है, जहां 28 वर्षीय ममता कुशवाहा की मौत सर्प काटने से हो गई। शहर के मध्य में यह घटना होने के बाद भी पुलिस प्रशासन को कानों कान पता नहीं चल पाया, जबकि घंटों तक झाड़ फूंक को लेकर वहां लोगों का मजमा लगा रहा। झाड़ फूंक चुके हैं, झाड़ते हैं। करना था तो हम तो कर चुके हैं। अब बताइए कि हमारे बस के बोल दी हम तो भाई झाड़ दिए, हम तो दवाई पिलाए। क्या नाम है भैया आपका? हमारा नाम सुचैन बंसल है सर जी। क्या काम करते हैं? हम ये झाड़ फूंक करते हैं, सब पर जब अच्छे रहते हैं तब करते हैं, अपने चाहे जो बना तो कर दिए। हम तो उसको कुछ नहीं मिला सर जी मेरे को। हमको तो जैसे पहले थी वैसी अभी की। हम तो दवाई पिलाए क्या सर, ऐसे है ना, सबके सामने हम सब दवाई बस पिलाए हो गया। वो नाक से रोहित दुबे पिंटू बोलते हैं। इनका नाम है ममता विश्वकर्मा है, इनका पति का सुनील विश्वकर्मा। घटना ये हो गई कि रात को ये सो रही थी और घर में एक बच्ची के साथ, छोटी बच्ची के साथ सो रही थी। और इनको ये सोते समय ये सांप जो है आके चाप दिया है। उनको पता घर वालों को किसी को नहीं हुआ और इनके हस्बैंड थोड़ा सा बाहर गए हुए थे। तो जैसे मॉर्निंग में भतीजा उठाने के लिए कोशिश किया तो ये उठी नहीं। तो फिर घर वालों को बुलाया गया, उनके बड़े भैया लोग आए और देखे तो ये उठी नहीं। फिर देखा गया तो काला निशान बना हुआ था। फिर सुनने में सब लोग गांव वाले सब लोग आए, देखें कि ये बोल नहीं रही थी। आदमी एम्बुलेंस में फ़ोन लगाया, एम्बुलेंस आया तो उन्होंने कहा कि मृत्यु हो गई है ना, डेड बॉडी है ना, मृत्यु हो गई है। फिर इसके बाद झाड़ फूंक आदमी कर रहा है। सांप भी मिल गया वहीं पर, कोने में सांप भी बैठा हुआ था तो पकड़ लिया गया सांप भी। इनका हो गया, अब लास्ट चाह रहा है। बाकी अब जो भी अब करना होगा उन घर उनके कर चुके, झाड़ फूंक भी कर चुके हैं, वहाँ उनका कोई इलाज नहीं। हॉस्पिटल के एम्बुलेंस बुलाए थे तो एम्बुलेंस वाले आए थे भैया, उन्होंने नारी देख के बोल दिया कि ख़त्म हो गई है। तो आप जैसा कहो वैसा मैं करता हूँ। तो फिर हो गया, बताएं कि अब आ जाने दीजिए, है ना, इनके घर वालों को भी सबको आ जाने, जब ख़त्म तो हो ही गई हैं। मेरा नाम भैया। कहाँ के निवासी हैं आप? हमें रीवा। ये क्या अभी करने आए थे यहाँ पे? जा रहे हैं ट्रांसफर नगर। तो अभी यहाँ क्या करने आए थे? निकल रहे थे तो सांप आया तो वही पकड़ लिए। तो क्या झाड़ फूंक भी करते हैं? नहीं, इसको पकड़ के सीधे जंगल में छोड़ दिया। और अब अंत में आज की प्रमुख खबरें एक बार फिर। नगर निगम सहित रजिस्ट्रार ऑफिस में तैनात कर्मचारी पाए गए कोरोना पॉजिटिव, अन्य कर्मचारियों समेत लोगों में दहशत। शासकीय उचित मूल्य की दुकानों पर आधार फीडिंग का काम धीमा, फीडिंग का काम तेज कराए जाने खाद्य अधिकारी ने कसी कमर। नगर निगम में जारी आरक्षण प्रक्रिया को लेकर कांग्रेस नेता व निवर्तमान पार्षद ने उठाए कई सवाल और कलेक्ट्रेट भवन का गिरा प्लास्टर, बाल बाल बचे डीएफओ व वहां तैनात सैनिक। तो ये थी आज की प्रमुख खबरें। देखते रहिए रीवा दर्शन, दीजिए हमें इजाज़त, नमस्कार।